हमारा सवाल अपने पैनल से इस तरह से है, फातिमा सुहेल का मोहसिन अब्बास पर तशद्दुद का इल्ज़ाम, दोनों के इल्ज़ामात के हवाले से कुरान पर हलफ। पाकिस्तान में घरेलू तशद्दुद के खिलाफ कानून भी मौजूद है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि घरेलू तशद्दुद के खिलाफ कानून के इत्तलाक के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले हम महमल की तरफ जाएंगे। महमल, ये जो वाकया है इसके ऊपर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बहस की जा रही है, आप क्या समझती हैं किस तरह कानून का इत्तलाक हो सकता है इस तरह के मामलात के ऊपर? मैं आपको जल्दी जल्दी चंद पॉइंट दे दूं। अब पहली चीज़ तो ये है कि हमें अपने पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, और सबसे पहले वो आप पुलिस स्टेशन से करें, क्योंकि जैसे ही पुलिस स्टेशन में कानून होने के बावजूद खवातीन जाती हैं, वो कहते हैं घर का मामला है, रफा दफा कर दे, केस दर्ज नहीं करते। हमें मजीद खवातीन चाहिए पुलिस स्टेशन में। कितनी तफ्तीशी अफसर है खवातीन, ये हमें नहीं पता, बहुत कम है। तो ये क्योंकि आप देखिएगा कि एक बहुत डिफरेंस होगा जब खवातून पुलिस ऑफिसर होगी उसको औरत इस तरह के मामला बताने में। फिर दूसरी चीज़ है, एक स्टेट का काम है शेल्टर्स बनाना, क्योंकि देखिए जब कोई खातून अपने हस्बैंड को छोड़ के बाहर निकलती है तो कोई ठिकाना तो चाहिए होगा। जो एक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के शेल्टर्स बनाए थे, उधर तनख्वाहें नहीं दे रहे क्योंकि वो पिछली हुकूमत के थे, सलमान सूफी साहब की थे, तो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के अंडर, तो इसलिए इस हुकूमत ने तो उनकी सैलरीज ही नहीं दे रही। एक बड़ा मसला पड़ा हुआ है। दूसरी चीज़ है कि ऑनर किलिंग का जब ये कानून बना था तो बहुत टाइम लगा था जजेस, लॉयर्स और पुलिस स्टेशन को, पुलिस वालों को इस चीज़ पे सेंसिटाइज करने में। मेरे ख्याल में डोमेस्टिक वायलेंस पे भी अब स्टेट को ये करने की जरूरत है। फिर जिस तरह ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री ने एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई थी कि विरासत औरत का हक है, तो कानूनी हक है, तो ये इस किस्म की हमें ये कैंपेन जो है ये गवर्नमेंट को चलानी चाहिए कि डोमेस्टिक वायलेंस एक जुर्म है, इखलाकी नहीं कानूनी जुर्म भी है, तो इसके ऊपर एक ये लाजमी करना चाहिए। बिल्कुल सही। कवानीन की तफसील पे हम बाबर साहब की तरफ भी जाएंगे, लेकिन हसन साहब, ये एक जो सिलसिला है कुरान पाक पे हाथ रख के कस्में उठाने का, ये ड्रामों से शुरू हुआ, हम देखते आए हैं इस तरह की अदाकारी, तो लेकिन अब ये रियल लाइफ में भी बहुत नजर आने लग गए हैं। इस तरह के मामलात पे हमने दोनों फरीकैन को देखा है। जो मोहसिन अब्बास हैं उन्होंने आगाज किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फिर उनकी अहलिया भी कल कुरान पाक पे हाथ रख के अपना बयान दोबारा रिपीट कर रही थी। तो ये सिलसिला क्या खत्म नहीं होना चाहिए, मजहब का इस्तेमाल किसी भी मामले में? नहीं, ये पहले ये समझ लें कि ये सिलसिला शुरू कहां से हुआ। कुरान उठाने के तसव्वुर से लोग कांपते थे। ज़ियाउल हक का वजूद था वो, जिसके बाद ये ट्रेडिशन शुरू हुई और लोगों ने कहा बस ये तो एक आध किलो का मामला होता है। ये कल्चर नहीं था इस मुल्क में, ये याद रखना। जिसका दिल करे मेरे साथ आए, मैं यहाँ 100 गांव से फिर आता हूँ। कोई ये उसका दिया हुआ उसकी इस्लामाइजेशन का तोहफा है। अच्छा, और ये जो बात बड़ी खूबसूरत है, नन्ही मुन्नी सी तकरीर हमारी इसने महमल ने की है। समरी सिर्फ इतनी है, देखो बुनियादी तौर पे औरत जब तक आजाद नहीं होगी गुलाम रहने पे मजबूर होगी। वेरी सिंपल। जब तक गुलाम रहेगी आजाद नहीं हो सकती। अब सूरत है आजाद कैसे, किस मंडी में इसको खरीदेगा फिर कोई और फिर उसको आजाद करेगा? नहीं, वो दो तरीके हैं, एक है तालीम, एक है कानून। उसे उसके पांव पे खड़ा कर दो, वरना यहां तो इस माशरे में मर्द गुलाम हैं। हाँ, तो खाने का आप कह रहे हैं कि कोई जवाज हो ही नहीं सकता। बाबर सत्तार साहब, देखिए कानून तो बना था, लेकिन उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर कानून के अंदर लिखा गया है वो अभी तक बना नहीं है। तो ये हमें इस तरह के इश्यूज पे जहाँ पे सोशल वैल्यूज ने कैचअप नहीं किया होता और कानून हम बना देते हैं, तो वो हमें फिर गैप नजर आता है उसके अंदर। वहाँ पे एक उन्होंने यही शेल्टर्स की भी बात की थी, विमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स अपॉइंट होनी थी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। एक प्रॉपर एक इन्फोर्समेंट का मैकेनिज्म बना था। उसके अंदर फिर ये लिखा गया था कि कोई भी अग्रीव पार्टी कंप्लेंट फाइल करेगी हफ्ते के अंदर अदालत में, एक हफ्ते के अंदर वो अदालत दूसरी पार्टी को शो कॉज करके बुलाएगी। अब देखिए, घर के अंदर एक कमरे के अंदर मियाँ बीवी का झगड़ा हो तो या तो आप उसी वक्त जाके मेडिकल रिपोर्ट कराएंगे, वरना एविडेंस तो कोई नहीं होगा। और जब बात जाती है कोर्ट कचहरी में तो फिर बात आ जाती है एविडेंस की कि आपने प्रूव करनी होती है एक बात। तो यहाँ पे ये बात थी कि अगर एक प्रिजम्पशन थी औरत के फेवर में, वहाँ लिखा गया था कि अगर वो हफ्ते में जवाब दे के रीजनेबल कोई रिस्पांस नहीं देता तो ये अस्यूम किया जाएगा कि वाकया हुआ था। तो लॉ ने अपनी तरफ से कोशिश तो की थी, लेकिन उसे इंप्लीमेंट करने के लिए आपको एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट चाहिए, आपको सोशल वैल्यूज चाहिए। यहाँ पे कोई मार खाएगी औरत, वो घर में ही मशवरा करेगी, अपनी बहनों से, माँ से भी मशवरा करेगी, वो कहेंगे जी घर खराब हो जाएगा, बच्चों का क्या होगा। तो एक ओवरऑल वैल्यू स्ट्रक्चर है फैमिली के अंदर, जिससे बिल्कुल हसन साहब ने जैसे कहा एक एजुकेशन की बात है
और दूसरा फिर आपने फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देनी है। देखिए 2 बच्चे हो आपके, आपको खाने के लिए पैसे नहीं है, आपने जाना कहाँ पे है? और आप अगर वापस जाते हैं तो फिर आप या अपने बाप या अपने भाई पे डिपेंडेंट हैं। एक मिडिल एज के अंदर औरत अपने बाप और भाई पे भी वापस डिपेंडेंट नहीं होना चाहती जाके। भट्टी साहब, क्योंकि ये जो खातून है, इनके शौहर एक पब्लिक फिगर हैं, तो इसलिए ये बात सामने आ गई और इतना बड़ा इशू भी बन गया। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो आप क्या समझते हैं कि क्यों इस तरह के आज भी इस तरह के मर्द मौजूद हैं जो समझते हैं कि वो हाथ उठा लेंगे किसी खातून पर और कोई उनको कुछ कहेगा नहीं और खातून भी खामोश रहेंगी घर बचाने के लिए? देखिए, पहली बात तो दुख तकलीफ़ है मुझे बहुत कि कुरान का ये मकाम रह गया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में, आखिरी नबी की इस उम्मत में कुरान का अब ये मकाम रह गया है। कुरान खानियों के लिए, कुरान कसमों के लिए, कुरान फहमी ख़त्म हो गई। ये मोहसिन अब्बास और फातिमा दोनों से पूछें कि सूरह निसा का तर्जमा क्या है या सूरह निसा कितनी सूरत है, तो दोनों को नहीं पता होगा। और दोनों इतने धड़ल्ले से ऊपर हाथ पे रख, कोई एक तो झूठा होगा ना दोनों में, यानी दोनों ने कुरान पे हाथ रखा है। अजाब हम पर नहीं आएंगे तो कैसे, क्या और क्या होगा? दूसरा, नबी की उम्मत देखें कि खवातीन, बीवियां छोड़ें, खवातीन गलियों में मोहल्लों में महफूज नहीं, घरों में महफूज नहीं, बाजारों में महफूज नहीं और दारुल अमान में महफूज नहीं। दारुल अमान में इज्जतें लूटी जा रही हैं और दारुल अमान में धंधे हो रहे हैं। कब्रों ये में है हमारी स्टेट और ये हमारे कानून। भट्टी साहब, कब्रों में महफूज नहीं, कब्रों में महफूज नहीं। आपने वो भी सुना, हसन साहब ठीक कह रहे हैं, वो भी आपने सुनी होगी वाकयात, क्या मैं दोहराऊं। ये नबी की उम्मत है। और फिर दूसरी बात है कि यानी क्या कहा जाए कि कितना बंदा बुज़दिल हो सकता है। मैं मेरे नज़दीक कोई बुज़दिली और जुल्म की कोई ऐसा समझ नहीं आती कि वो अपनी बीवी पर हाथ उठाए, यानी अपने बच्चों की माँ, और आपकी भी एक माँ औरत है और आपको जन्म भी एक औरत दिया। मुझे इतना जालिम आदमी कभी नहीं मिला कि उससे बड़ा बुज़दिल आदमी मेरी नजर में कोई नहीं है जो अपनी औरत पे हाथ उठाए। ज्यादा अफसोस होता है जब पढ़े लिखे लोगों की तरफ से ये चीजें सामने आती हैं, इस तरह के वाकयात देखने को मिलते हैं। मजहर अब्बास साहब, ये इन वैल्यूज को बदलने की आप समझते हैं कि जरूरत है? हमें इस मामले को बताना चाहिए खवातीन को और बच्चियों को भी कि कोई हाथ नहीं उठा सकता, ये किसी का राइट नहीं है कि वो आप पे हाथ उठाए किसी भी सूरत। इस इशू के अंदर मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि जब उन पे तशद्दुद हुआ तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने फौरी तौर पे जाके अपना मेडिकल कराया या नहीं कराया, क्योंकि बहरहाल जब आप इस इशू को हाईलाइट करने जाते हैं तो आपका अपना केस बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और उस स्ट्रॉन्ग केस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास ऐसे एविडेंस होने चाहिए जिस तरह के अगर उन्होंने तशद्दुद किया था, शदीद तशद्दुद किया था, तो फौरी तौर पे जाके, मुझे नहीं पता कि उन्होंने अपना ये मेडिकल करवाया नहीं करवाया, लेकिन हमारे यहाँ जनरली औरत कॉम्प्रोमाइज़ करती है। हमारे यहाँ जनरली यही होता है और उसकी बहुत सी वजह है कि आपके मोहल्ले में अगर कोई औरत थाने पहुंच जाए और थाने से बाहर आ रही होती है, चाहे वो कंप्लेनेंट हो, उसको अक्यूज समझा जाता है, उसको अक्यूज की नज़र से देखा जाता है। अरे ये औरत ये थाने कैसे पहुंच गई, उसमें एक अजीब सी निगाहें होती हैं। ये हमारा माशरे का मसला है उसमें। तो औरत के साथ वो जो डिसएडवांटेजेस हैं वो अपनी जगह। अब यहाँ आप थानों में बेशुमार औरतें अपॉइंट कर दें, उसके बावजूद जब वो पलट के अपने घर आएगी, अपने मोहल्ले में आएगी, तो उसको दूसरे अंदाज में देखा जाता है। यानी मर्द जितना भी जुल्म कर ले, उसको एक एडवांटेज हमारे माशरे में हासिल रहती है और इसीलिए शायद उनके वालिदैन भी यही कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर लो, चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, बर्दाश्त कर लो। वो काफी हद तक बर्दाश्त करती है, आखिरकार उससे नहीं रहा जाता तो वो इस तरफ। जी बिल्कुल ठीक मान साहब। न्याय साहब, मेडिकल के हवाले से पूछा जाता है कि अगर किसी ने हाथ उठाया खातून पे तो वो क्या अस्पताल गई, डॉक्टर्स ने क्या कहा उसके बारे में? तो अगर इस तरीके से मारा जाता है कि थप्पड़ मारा गया है जिसका निशान नहीं मौजूद या खातून को कोई अस्पताल नहीं ले जा सका, मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, तो फिर इस सूरत में भी आप समझते हैं कि ये तकाजा होना चाहिए? देखिएगा, बड़ी अजीब और गरीब सूरत हाल है। ये लड़ाई होती क्यों है? मतलब हर मियाँ बीवी में नहीं होती। पहली चीज है कि दोनों का या एक का तुम मिजाज, तल्ख मिजाज होना जरूरी है। तो ये अब बेसिक बुनियादी तौर पे तल्ख कलामी से बद कलामी, तकरार से हाथापाई तक पहुंचती है। चूंकि मर्द जो जिस्मानी तौर पे कवि होता है तो इसलिए औरत पे बेचारी पे तशद्दुद होता है। मैं खातून को हमेशा 30% मार्जिन के साथ चलाता हूँ किसी भी लड़ाई में
कि जब उसको उसके ऊपर ज्यादती होती है मर्द तो 20 माइनस के साथ जो है मार्किंग करता हूँ। बाकी ये है कि जी इसको कैसे खत्म होगा, अपने हर हसन साहब ने बताया है अपने प्रॉब्लम्स है कि देखो पूरा फैमिली का टूट जाना हमेशा, और अक्सर में ये होता है कि उनकी दोनों की अपनी पसंद की और एक मोहब्बत और एक बड़ी फ्रेशली के साथ एक दूसरे से एक मिलाप होता है, फिर वो जाके शादी के बंधन में बांधा जाता है। अब जब लड़ाई होती है, अगर मर्द छोड़ता है उसके अपने रेपरकशन है, लड़ाई होती रहती है, औरत बेचारी पिटती रहती है, उसके अपने रेपरकशन है। और आखिरी बात यह है कि मुजीबुर रहमान शामी साहब ने चीफ जस्टिस सरदार इकबाल साहब ने कहा था मुझे नसीहत करें, तो मुझे कोई नसीहत करे, तो उन्होंने कोई नसीहत की थी कि कभी भी किसी नतीजे पे ना पहुंचे जब तक कि दोनों फरीक को आप पूरी तरह सुन ना लें किसी भी तनाजे में और किसी भी इस वाले केस तो बाकी है कि अल्लाह का हल हो जाए।